हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 को। ओके, एज यू ऑल नो हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या है? इट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोए। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो जाएं सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो फ्यूचर में मिलती रहे। एंड अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो मेरी वीडियोस भी लाइक किया करें। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, आगे बढ़ाते हैं अपने इस चैप्टर को। तो जैसा कि हमारा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोए। ओके, तो हमने जो पार्ट 1 वीडियो देखा था, इसका प्रीवियस वीडियो इसी चैप्टर का, उसमें हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैंने एक्सप्लेन किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। मैंने बताया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जो बहुत टाइनी, बहुत स्मॉल होते हैं, जैसे कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। मैंने ये भी बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, किस किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हैं, फंगी हैं, एल्गी हैं, वायरसेस हैं। ओके, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे लिए बहुत सारे वेज से में बेनिफिशियल होते हैं, बहुत सारे वेज में हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। कुछ इंस्टेंसेस देखे थे हमने कि किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। ओके, तो हम जो है ये वैक्सीन भी पढ़ चुके थे, हमने देखा था वैक्सीन का कंसेप्ट, वैक्सीन में क्या होता है। ओके, तो हम लोग जो देख रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, कि अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं इसको देखेंगे हम। ओके, चलिए देखते हैं। सम बैक्टीरिया फिगर 2.7 आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ओके, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका काम होता है जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होते हैं उनको फिक्स करना, उनको चेंज करना यूजेबल फॉर्म में, जिस फॉर्म में कि उनको प्लांट जो है यूज़ कर सके या कोई, ठीक है, यूजेबल फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना। तो जैसे कि अगर आपको याद हो, हमने क्लास 8 के ही फर्स्ट चैप्टर में मैंने अगर बताया होगा आपको कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट हमारा जो चैप्टर था, उसमें मैंने बताया था कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि लिग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। उसका काम क्या होता है? जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको वो फिक्स करता है, उसको वो कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में, जिसको कि प्लांट फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं, उसको उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या था? नाइट्रोजन फिक्सर्स था, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता था। तो कुछ और भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जिसे कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो हमारा फिगर जो 2.7 यहाँ पे दिया हुआ है वो साइनोबैक्टीरिया का ही फिगर दिया हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, तो इसका काम यही होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करता है। ओके, नेक्स्ट इज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं। अब कैसे क्लीन करते हैं देखते हैं। बूझो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स। दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन्स। तो बूझो एंड पहेली ने जो है ऑब्जर्व किया कि उसके स्कूल का जो गार्डनर था, माली था, वो कैसे मैन्योर बनाता है। ओके, तो उन्होंने भी जो है अपने फ्रेंड्स के साथ मिल करके प्लांट के वेस्ट कलेक्ट किए, जैसे कि वेजिटेबल्स के पिल हो गए, फ्रूट्स के छिलके हो गए, या फिर कुछ भी प्लांट से रिलेटेड जितने वेस्ट थे उनको उन्होंने कलेक्ट कर लिया। ओके, उसके बाद दे पुट देम इन अ पिट मींट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। उसके बाद उन्होंने उसे गड्ढे में डाल दिया डिस्पोजल के लिए। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। तो फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने उसे देखा तो देखा कि सारे जो वेस्ट उन्होंने गड्ढे में डाले थे वो सभी डिकम्पोज हो गए हैं और मैन्योर में कन्वर्ट हो गए हैं। बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। अब बूझो एंड पहेली सोच रहे हैं, सरप्राइज्ड हैं कि ऐसा आखिर कैसे हो गया, जो चीज़ उन्होंने डाला था वो गड्ढे में वैसे के वैसे क्यों नहीं रहा, वो कुछ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कैसे हो गया। तो ऐसे क्योंकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अटैक कर दिया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में उसमें जितने भी वेस्ट थे उसको जो है डिकम्पोज करके मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब एक्टिविटी 2.5 इसी से रिलेटेड देखते हैं हम लोग। टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। आपको 2 पॉट लेने हैं, ठीक है, गमले ले लीजिए आप, एंड दोनों को जो है आधा आधा आप सॉइल से भर दो। ओके, तो मार्क देम ए एंड बी, और एक गमले का नाम आप ए रख दो, एक का नाम बी रख दो। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी। तो पॉट ए में आप क्या करो, जो भी प्लांट वेस्ट है, जैसे कि अभी बूझो एंड पहेली वाला हमने देखा था कि उन्होंने प्लांट वेस्ट पेटे में डाला था, उसी तरह प्लांट वेस्ट डाल दो आप पॉट ए में। एंड पॉट बी में आप क्या करो, जितने भी आपके प्लास्टिक वेस्ट हैं, जैसे कि पॉलीथीन बैग्स हो गए, प्लास्टिक के बॉटल्स हो गए, प्लास्टिक के टॉयज हो गए, इनको आप पॉट बी में डाल दो। ओके, पुट द पॉट असाइड। उसके बाद जो है आप दोनों पॉट को एक साइड करके रख दो। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 वीक्स, और 3 to 4 वीक्स के बाद फिर आप उसे ऑब्जर्व करो। तो आप देखोगे कि पॉट ए में जो आपने
प्लांट वेस्ट डाले थे वो डिकम्पोज होकर मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उसे डिकम्पोज कर दिया होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा मैन्योर में। वाइल जो आपका पॉट बी में आपने जो प्लास्टिक वेस्ट डाला था उस पर किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक नहीं होगा, वो किसी भी चीज़ में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, तो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कॉन्टेंट्स ऑफ द टू पॉट्स? यस, हमें डिफरेंस मिलता है। एक का जो भी वेस्ट होता है वो डिकम्पोज होकर मैन्योर में कन्वर्ट होता है, दूसरे का वेस्ट डिकम्पोज नहीं होता है, वैसे के वैसे रहता है। इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस हमें पता चल गया क्या डिफरेंस है। तो यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बिन डिकम्पोज। ओके, तो डिकम्पोज होता है पॉट ए का जितना भी वेस्ट होता है। हाउ डिड दिस हैपन? कैसे हुआ? उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अटैक कर दिया। तो द प्लांट वेस्ट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। ओके, the nutrients released in the process can be used by the plants again, and इसी process में जो nutrients release होते हैं उसे plant जो है फिर से use कर लेते हैं। ठीक है, did you notice that in pot B the polythene bags, empty glass bottles and broken toys parts did not undergo any such change? तो फिर pot B में आप देखोगे कि जो भी आपने waste डाला था वो जो है किसी भी change, उसमें कोई भी change नहीं होता है, उस पर कोई भी microbes का attack नहीं होता है। ओके, You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. ओके, तो प्रायः क्या होता है, आप देखते होंगे कि कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि प्लांट का ही कोई वेस्ट हो गया, ठीक है, या फिर कोई एनिमल मर गया है, ठीक है, वो पड़ा हुआ है कहीं पे ऐसे ज़मीन पे, तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि वही वेस्ट, वो एनिमल जो मरे होते हैं ना, वो गायब हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, दूसरी चीज़ में चेंज हो जाते हैं। तो आपको लगता होगा ये कहाँ गायब हो गए, तो ये गायब नहीं होते हैं, इन पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका एक्शन हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको कन्वर्ट कर देते हैं, उनके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक करके सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं, और उनको फिर इन्वायरमेंट में एनिमल्स, प्लांट जो है अब्जॉर्व कर लेते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स से। ओके, उनके न्यूट्रिएंट्स को। This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. Okay, जितने भी dead organic substances है उसको microorganisms क्या करते हैं, decompose कर देते हैं, गला देते हैं और उनको convert कर देते हैं simple substances में। These substances are again used by other plants and animals, and ये सारे substances जो है plants and animals के द्वारा फिर से use कर लिए जाते हैं। Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment. तो इस तरह से हमने देखा कि microorganism जितने भी आसपास जो है कोई जानवर मर गया या फिर कोई भी प्लांट का वेस्ट पड़ा है, कोई भी डिकेड मैटर पड़ा हुआ है, तो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको सड़ा गला करके उसको जो है डिकम्पोज कर देंगे एंड उसको जो है यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जितने भी आसपास स्मेल होता है या फिर गंदगी होती है उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लीन कर देते हैं। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं, हमने ये देख लिया। ओके, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब तो हमने देख लिया कि किस तरह से जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल हो रहे थे। अब हार्मफुल कौन कौन से वेज में हैं हम वो देखेंगे। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काउज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं बहुत सारे वेज में जो है हमारे लिए वो हार्मफुल होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काउज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में क्या करते हैं, डिजीज पैदा करते हैं, बीमारियाँ पैदा करते हैं। सच डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ओके, तो ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज पैदा करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको हम क्या कहते हैं, उनको पैथोजेंस कहते हैं। ओके, तो पैथोजन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज पैथोजन, तो आप कह दोगे ना पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो some microorganisms spoil food, clothing and leather. Let us study more about their harmful activities. Okay, तो कुछ microorganisms क्या करते हैं कि आपके फूड को स्पॉइल करते हैं, आप देखते ही होंगे। ठीक है, एंड क्लोथिंग, आपके कपड़ों में भी आप देखते हो कभी कभी उसमें चित्ती मार दिया जाता है, तो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो जाता है। एंड लेदर में भी आपने देखा होगा फंगाई अटैक करते हैं, वाइट सा उस पर कुछ लेयर आ जाता है। तो हम चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वेज में ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले देखेंगे हम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। तो अब ह्यूमंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से डिजीज पैदा करते हैं। ओके,
पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। तो ये जो पैथोजेंस हैं जो डिजीज कॉज करते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे इंटर करते हैं? तो जो जिस एयर के थ्रू हम सांस लेते हैं उस एयर में वो पैथोजन प्रेजेंट रहते हैं तो हमारे अंदर चले जाते हैं, या जो पानी पीते हैं उस पानी में प्रेजेंट रहेंगे तो उस पानी के थ्रू हमारे अंदर चले जाएंगे, या फिर जो हम खाना खाते हैं उसके थ्रू हमारे अंदर आ जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। या तो वो जिस भी इंसान को बीमारी है, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, वो जिसको बीमारी होती है कुछ भी उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो इन्फेक्टेड पर्सन हुआ, तो अगर उसके कांटेक्ट में हम जाएंगे तो हमें भी हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर कोई सी करियर के थ्रू हो जाएगा, अगर कोई एनिमल इंसेक्ट उस डिजीज़ का करियर है वो हमें उसके थ्रू हो जाएगा, ओके। तो माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज, ओके। तो ऐसी माइक्रोबियल डिजीजेज जो कि स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में थ्रू वाटर, फूड, ओके, फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू, तो इनको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, ओके। तो कम्युनिकेबल डिजीज समझ में आ गया आपको? कैसी डिजीज? ऐसी डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाएं, ठीक है। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, अगर किसी कोई बीमारी है तो आपको भी अगर वो बीमारी हो जाती है तो वो कौन सी डिजीज़ हो गई? कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई। जैसे कोरोना वायरस याद है ना, कोरोना की बीमारी। तो कोरोना में अगर किसी एक इंसान को, आपके घर में अगर किसी को कोरोना हो जाता था तो क्या किया जाता था? उसको आइसोलेट करके रखा जाता था, उसको एक कमरे में बंद करके रखा जाता था ताकि उसके कॉन्टैक्ट में कोई दूसरा पर्सन ना आए। उसके कॉन्टैक्ट में अगर आता तो उसको भी हो जाता था, ठीक है। तो कोरोना क्या था? कम्युनिकेबल डिजीज़ था। So when a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. क्या होता है ना कि कभी भी जो इंसान, किसी को अगर सर्दी जुकाम हुआ रहता है तो वो जब छींकता है तो उसकी छींक में जो है थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया जो है ना एयर में आ जाते हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। एंड उसी एयर को जब हम ब्रीद इन करते हैं, अंदर सांस लेते हैं, तो वो बैक्टीरिया जो है हमारे अंदर भी, वो वायरस जो होते हैं हमारे अंदर भी चले जाते हैं, तो हम भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं कोल्ड से। तो ओके, तो इस तरह से एक हेल्दी पर्सन में इन्फेक्टेड पर्सन से वायरस इंटर कर जाता है। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट्स एज अ करियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ओके। ये तो हमने देखा कि डायरेक्ट किसी इन्फेक्टेड पर्सन से आपको कैसे बीमारी हो गई, लेकिन एक करियर का भी काम पड़ता है, ठीक है। कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है तो बीच में कोई एक वाहक आया, एक करियर आया जिसने कि उसके पैथोजन को है वो कैरी किया और जाकर के किसी हेल्दी पर्सन को उसे उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे कि मक्खी होती है, हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर, ओके। तो हाउस फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। तो ये मक्खियाँ क्या करती हैं, जो भी कचरे होते हैं या फिर एनिमल का एक्सक्रीटा होता है, मलमूत्र होता है, उस पर बैठी होती हैं। तो उसमें तो बहुत सारे जो है डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज। तो वैसे पैथोजन जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन फ्लाइज की बॉडी में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। एंड व्हेन दिस फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजन्स। और जब यही फ्लाई जो है किसी अनकवर्ड फूड पे, हमारे घर में जो है फूड अगर कवर्ड किया हुआ नहीं है उस पर बैठती हैं तो उस पर वो क्या करती हैं, वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को ट्रांसफर कर देती हैं, पैथोजेंस को। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick। और कंटेमिनेटेड फूड यानी कि दूषित फूड, यानी कि उसमें अब पैथोजन की एंट्री हो गई है, ओके। तो जो भी अब वो कंटेमिनेटेड फूड खाएगा वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसीलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि आप अपने फूड को जो है, खाने भोजन को हमेशा कवर करके रखें। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, ठीक है। तो जितने भी अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड हैं उसको आप अवॉइड करें, ना खाएं। जैसे कि मार्केट में आप जाते हो तो फूड जो ठेले पे जो वेंडर्स होते हैं उनका क्या होता है, वो फूड हमेशा उनका बाहर में रहता है, खुला रहता है, अनकवर्ड होता है। तो उस पर बहुत सारी मक्खियाँ आपने देखा होगा भिनभिनाते रहती हैं, तो वो फूड नहीं खाना चाहिए, आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। Another example of a carrier is the female Anopheles mosquito, figure 2.8। अब फिगर 2.8 में जो है आपको एक एनोफिलीज मॉस्किटो का फिगर दिया हुआ है। ये एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, ठीक है। ये किसी बीमारी के लिए करियर का काम करती है। कौन सी बीमारी? तो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। तो यह क्या करती है, मलेरिया के पैरासाइट को जो है कैरी करती है, ठीक है। मलेरिया की बीमारी फैलाती है ये मॉस्किटो। एंड फीमेल Aedes mosquito acts as a carrier of dengue virus। How can we control the spread of malaria और डेंगू? एंड दूसरा मच्छर जो है, जो कि एडेस मॉस्किटो कहलाता है, वो क्या करती है, वो डेंगू वायरस को फैलाती है। तो हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू? तो हम इस मलेरिया एंड डेंगू के स्प्रेड को कैसे रोकेंगे? तो यहाँ पे पहली बोल रही है, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। तो हमारे टीचर हमें क्यों सजेस्ट करती हैं कि आप अपने आसपास जो है पानी जमा ना होने दें? तो इसका कनेक्शन इसी मलेरिया डेंगू के होने से है। ऑल मस्कीटोज ब्रीड इन वाटर। तो जितने भी मच्छर होते हैं ना वो पानी में पनपते हैं, ओके। तो हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट।
एटसेट्रा। तो किसी को भी जो है अपने आसपास कूलर में, टायर्स में या फिर फ्लावर के जो पॉट होते हैं यानी जो गमले होते हैं उसमें पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। तो मच्छर जहाँ पानी होगा वहाँ हमें मच्छर आएंगे। तो बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मस्कीटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो इस तरह से हम अपने आसपास का वातावरण क्लीन रख के, ड्राई रख के हम क्या कर सकते हैं, मस्कीटोज को पनपने से, उनकी ब्रीडिंग होने से रोक सकते हैं। तो ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो आप एक लिस्ट बना लें मेजर्स की कि हम क्या क्या करेंगे जिससे कि मलेरिया को हम रोक पाएँ। ओके, यहाँ पे है सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ ह्यूमन डिजीजेस दिए गए हैं, उसके कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, उनका ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी किस थ्रू वो फैलता है, एंड प्रिवेंटिव मेजर यानी कि उसको फिर कैसे रोका जा सकता है। ओके, तो जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, ये किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है, एयर के थ्रू फैलता है। एंड इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। जैसे कोरोना के टाइम पे लोगों को आइसोलेशन में रख दो, उसी तरह ताकि दूसरे इंसान से कांटेक्ट में ना आ पाए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स एंड और उस पर्सन की जितनी भी बिलोंगिंग्स है दूसरे लोगों के पहुंच से उसे दूर रखें। एंड वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, और वैक्सीनेशन जो है उसे मिल जानी चाहिए। नेक्स्ट इज मीजल, चिकन पॉक्स एंड पोलियो। तो मीजल, चिकन पॉक्स एंड पोलियो आप देख रहे हैं तीनों किससे हो रहे हैं, वायरस से हो रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए पोलियो जो है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, बैक्टीरिया से होता है, फंजाई से होता है या वायरस से होता है। तो ये किससे होता है, वायरस से होता है। एंड ये एयर कॉन्टैक्ट और एयर वाटर से होता है। इसका भी प्रिवेंटिव मेजर वही है जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस का था। ओके, नेक्स्ट इज कॉलेरा एंड टाइफाइड। कॉलेरा एंड टाइफाइड जो है आपका किससे होता है, वो दोनों बैक्टीरिया से होता है। एंड इसका वाटर फूड के थ्रू होता है। एंड इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन यानी कि आप साफ सफाई रखें, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, और फूड जो भी आप खाएं वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन, और पानी जो पीते हैं वो बॉइल्ड होना चाहिए, उबला हुआ पानी होना चाहिए, और वैक्सीनेशन तो होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो है वो वायरस के थ्रू फैलता है, और ये किसके थ्रू, वाटर के थ्रू होता है। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन, और इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि आप पानी को बॉयल करके पिए और वैक्सीनेशन लें। नेक्स्ट इज मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, और किसके थ्रू, मस्कीटो के थ्रू फैलता है। हमने देखा ही था अभी ऊपर में, यूज़ मस्कीटो नेट एंड रिपेलेंट्स। तो आप जो है मस्कीटो नेट पर लगा करके रखा करें, रिपेलेंट्स का यूज़ करें। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटोज बाय नॉट अलोइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। तो आप जितने भी इंसेक्टिसाइड्स हैं उनका छिड़काव करें और आसपास पानी ना जमा होने दें ताकि उससे मच्छर पनपे। तो इनको तो आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, सारे डिजीजेज और वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, बहुत मस्ट है ये। ओके, तो सम ऑफ द कॉमन डिजीजेज अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स और प्रिवेंशन आर शोन इन फिगर टेबल 2.1। तो टेबल 2.1 में हमने यही देखा कि ह्यूमन डिजीजेज जो हैं वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, कौन सा ट्रांसमिशन मेथड्स है। ठीक है, अब हम देखेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। तो अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, एनिमल्स में भी डिजीज देंगे, एनिमल्स को भी बीमारियां होती हैं। तो चलिए देखते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज काउज्ड बाय अ बैक्टीरियम। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज काउज्ड बाय अ वायरस। ओके, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कहते हैं, ह्यूमन एंड प्लांट में डिजीज पैदा नहीं करते हैं बल्कि एनिमल्स में भी पैदा करते हैं। ओके, तो एंथ्रेक्स एक ऐसा डिजीज है जो कि कैटल में होता है और कौन से बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। ओके, एंड फुट और माउथ डिजीज जो कैटल में हो जाती हैं वो भी वायरस के थ्रू होती हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है, रॉबर्ट कोच इन 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस विच काउज एंथ्रेक्स डिजीज। तो जो एंथ्रेक्स डिजीज होता है कैटल में या ह्यूमन में भी होता है ये। ठीक है, ये किसके द्वारा, रॉबर्ट कोच के द्वारा जो है डिस्कवर किया गया था 1876 में। और ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस। ओके, तो इन्होंने बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस को डिस्कवर किया था जिसकी वजह से एंथ्रेक्स डिजीज होता है। ओके, और किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने 1876 में, आप इसको याद रख लेना। नेक्स्ट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। अब प्लांट को भी डिजीज होगी, अब देखते हैं प्लांट में कौन डिजीज पैदा करता है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं प्लांट्स में, जैसे कि व्हीट का प्लांट हो गया, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल, इन सब में भी क्या करते हैं उसमें डिजीज पैदा करते हैं। तो डिजीज जब होगा तो जैसे हमारे में डिजीज होती है, हम ह्यूमन्स को डिजीज होती है तो हम क्या होते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, हम वीक हो जाते हैं। उसी तरह प्लांट को जब डिजीज होती है तो उनकी पैदावार घट जाती है। तो डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। ओके, तो उनकी जो भी पैदावार हो जाती है वो घट जाती है। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीजेस दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द
यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। तो हमें टेबल 2.2 दिया गया है, यहाँ पे कुछ प्लांट डिजीजेस दिए गए हैं एंड कौन से माइक्रोब्स से होते हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है वो दिया हुआ है। तो पहला प्लांट डिजीज हमें सिट्रस कैंकर दिया गया है, जो किससे होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वो एयर है। नेक्स्ट इज रस्ट ऑफ वीट में रस्ट ऑफ वीट जो होता है वो किससे होता है, फंजाई के थ्रू होता है एंड एयर और सीड्स के थ्रू होता है ये। एंड येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी ओकड़ा, ठीक है, ये किससे होता है, वायरस के थ्रू होता है। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, इंसेक्ट लाएंगे ये बीमारी को। तो इसको भी आप याद रख लेना, ये भी आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट व्यू से, ठीक है। प्लांट के जितने भी डिजीज हैं, तो कुछ केमिकल्स का यूज़ करके आप केमिकल का छिड़काव करके जो है प्लांट को इन सारे माइक्रोब के अटैक से बचा सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग। अभी फूड पॉइजनिंग तो आपने सुना ही होगा इस वर्ड को, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो बूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। बूजो को अपने फ्रेंड के यहाँ एक पार्टी में बुलाया गया जहाँ उसने बहुत सारा खाना खाया। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल। जब वो घर पहुँचा तो उसने बहुत सारी उल्टियाँ की और उसे क्या किया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी ये कंडीशन जो है हो सकता है फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। तो पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। तो आप पहेली सोच रही है कि ये फूड जो है वो पॉइजन में कैसे चेंज हो गए। तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो फूड पॉइजनिंग कैसे होता है, जो हमारा फूड होता है ना उसको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, उसके ऊपर ग्रो करके उसको ख़राब कर देते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड पे ग्रो करके और उस पर क्या करते हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज कर देते हैं एंड दीज मेक द फूड पॉइजनस काउजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। और यही टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या करते हैं, हमें उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कभी कभी तो हमारी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। ओके, तो इसीलिए हमें एडवाइस किया जाता है कि हम हमेशा अपने फूड को प्रिजर्व करके रखें, ओके, ताकि वो जो है स्पॉइल होने से बच सके, उस पर माइक्रोब्स का अटैक ना हो। अभी फूड प्रिजर्वेशन यानी कि हम जो फूड को सुरक्षित रखें, उसको बचा के रखें माइक्रोब से। तो फूड प्रिजर्वेशन क्या है, कैसे करते हैं, इसको चलिए देखते हैं हम लोग। तो इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। तो हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि हम किस तरह से जो है अपने फूड ग्रेन्स यानी जो अनाज थे उसको कैसे स्टोर करके ग्रेनरीज में रख रहे थे, ठीक है। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। तो अब हम घर में जो पका हुआ खाना होता है हमारा, जो हम घर में किचन में बनाते हैं, उसको हम कैसे प्रिजर्व करेंगे। जैसे आज हमने बना लिया, हमें आज खाने का मन नहीं है कोई भी खाना, जैसे कोई सब्जी बना ली हमने, हमें वो आज खाने का मन नहीं कर रहा है, तो उसको हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो यू नो डैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। तो आपको जैसे कि पता है कि जो आपके घर में ब्रेड होता है, अगर वो आप उसे यूज़ नहीं करते हो, अगर वो मॉइस्ट हो जाता है कंडीशन में है, तो उस पर फंगस का अटैक हो जाता है, उसके फुफुंदी लग जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। और स्मेल फूड से क्या होता है ना कि बदबू, बहुत गंदी सी बदबू आती है और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो आपने कभी आपके घर में अगर कोई सब्ज़ी ख़राब हो गई हो तो आप उसको देखेगा, उसके ऊपर ना ऐसे झाग झाग जैसा हो जाता है, अगर आप उसे खाओगे तो बहुत खट्टी खट्टी सी लगेगी, उसका टेस्ट ना बिल्कुल टेस्टलेस हो जाता है, खाने लायक नहीं होता है। ओके, इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। कहा जा रहा है कि स्पॉइलिंग ऑफ फूड जो है वो केमिकल रिएक्शन है। तो पहली बाउट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज। पहली ने जो है कुछ मैंगोज खरीदे, लेकिन वो कुछ कारण से जो है कुछ दिनों तक उन आम को जो है नहीं खा पाई। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन। तो कुछ दिन के बाद उसने देखा कि वो सारे आम जो है वो खराब हो गए, सड़ गए। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। शी इज़ कन्फ्यूज। लेकिन तभी वो ये भी सोचती है कि उसकी ग्रैंड मदर ने, जो उसकी दादी माँ या नानी ने जो आम के अचार बनाए थे वो अभी तक ख़राब नहीं हुए हैं, वो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। आपके घर में भी अचार होंगे, वो 1 साल 2 साल 6 महीने ऐसे चलते हैं, तो आखिर वो क्यों नहीं ख़राब होता है। और हमने जो उसने जो पहली ने जो आम खरीद के लाया और उसे खाई नहीं कुछ दिन तक, तो वो ख़राब हो गया। तो उस पिकल्स में हमने प्रिजर्वेशन किया था, प्रिजर्वेशन डाला था, ताकि जिसकी वजह से वो बचा हुआ है माइक्रोब्स के अटैक से। तो लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। तो चलिए हम अपने घर में जो कुछ घरेलू घर में जो है कुछ प्रिजर्वेशन मेथड का यूज़ करते हैं उसको देखते हैं। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो प्रिजर्वेशन क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचाने के लिए। तो केमिकल मेथड्स कौन कौन से हैं देखते हैं।
सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जनरली हम घर में क्या करते हैं, जो सॉल्ट नमक होती है और जो हमारा खाने वाला तेल होता है उसका यूज़ करते हैं हम लोग प्रिजर्वेशन के लिए, माइक्रोब्स के ग्रोथ को चेक करने के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इसीलिए हम सॉल्ट एंड ऑयल को प्रिजर्वेटिव कह सकते हैं। वो सब क्या है, प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी अचार बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा, सबसे पहले उसमें नमक ही डाला जाता है, ढेर सारा, ठीक है। तो वो नमक डालने से क्या हो जाता है ना कि उससे माइक्रोब्स का अटैक से वो बच जाता है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट का भी यूज़ हम प्रिजर्वेटिव के रूप में करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन एंड दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। तो इनका यूज जो है हम जैम्स एंड स्क्वैशेस बनाने में भी करते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। अब कॉमन साल्ट के थ्रू हम जो प्रिजर्वेशन करते हैं उसको देखते हैं। तो कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। कॉमन साल्ट का यूज़ जो है हम बहुत टाइम से जो है मीट एंड फिश को स्पॉइल होने से बचाने के लिए करते आ रहे हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो अगर आप मीट एंड फिश पे अगर ड्राई सॉल्ट डाल देते हो तो उस पर जो है बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता है। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड, एटीसी। और सॉल्टिंग करके जो है हम अगर आंवला का अचार बना रहे हैं, आम का अचार बना रहे हैं, हल्दी में डाल रहे हैं, तो वो उससे क्या हो सकता है कि हमारा जिसमें भी डालेंगे वो प्रिजर्व हो सकता है। ओके, प्रिजर्वेशन बाय शुगर। अब शुगर भी हमारा प्रिजर्वेटिव है, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। शुगर का कैसे यूज़ करते हैं, किसमें यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। तो जो भी जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस होते हैं उनका प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है, शुगर के थ्रू किया जाता है। शुगर क्या करती है, शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कॉन्टेक्ट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल्स फूड। शुगर क्या करता है कि किसी भी चीज़ में अगर मॉइस्चर रहता है ना तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पनपने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो शुगर क्या करता है, उसमें जैम्स एंड जेलीज में जितने भी मॉइस्चर होते हैं ना उनको जो है वो अब्जॉर्व कर लेता है, उनको रोकता है, मॉइस्चर को जितना भी होता है ना उसको खत्म कर देता है, जिसकी वजह से जो है ना वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं। समझ में आ गई बात, शुगर कैसे प्रिजर्व करता है। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब हम प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, ऑयल एंड विनेगर के हेल्प से। तो यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। ओके, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। तो यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर एंड ऑयल का यूज़ हम क्यों करते हैं, ताकि अगर पिकल्स में डाल देते हैं ऑयल एंड विनेगर को तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे बैक्टीरिया ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं कर पाएंगे जहाँ की ज़्यादा मात्रा में आपको ऑयल, विनेगर ये सभी है, ठीक है। इसलिए हम वेजिटेबल, फ्रूट, फिश इन सभी में जो है ऑयल डाल के, विनेगर डाल के जो है उसको प्रिजर्व करते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अभी हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ये तो हीट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट में एंड ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे इन्वायरमेंट में हम प्रिजर्वेशन करते हैं। जैसे कि रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में हम कुछ भी सामान रखते हैं, कुछ भी खाने का फूड रखते हैं, हमारी सब्जी हो गई या हमारे फ्रूट्स हो गए, हमारे वेजिटेबल्स हो गए, रॉ वेजिटेबल्स हैं, कुक्ड वेजिटेबल्स हैं, कोई भी वेजिटेबल्स हैं, उसको अगर हम फ्रिज में रख रहे हैं तो फ्रिज में क्या होता है कि ना टेम्परेचर इतना कम होता है कि वैसा टेम्परेचर जो है ना फेवरेबल टेम्परेचर नहीं होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, कि वो उस टेम्परेचर में ग्रो कर पाएँ, जिंदा रह सके। इसलिए वहाँ माइक्रोब्स आएंगे ही नहीं, तो हमारे फूड खराब होंगे ही नहीं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट में भी माइक्रोब्स नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज। तो आपने जरूर देखा होगा कि आपकी मदर ने जो है मिल्क बॉयल किया होगा उसे यूज़ करने से पहले। क्यों बॉयल करती है, ताकि उसके जितने माइक्रोब्स हैं वो मर जाए, उसमें से खत्म हो जाए। तो बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बॉइलिंग क्या करता है, इतना ज़्यादा वहाँ उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें बढ़ते ही नहीं है, रहते ही नहीं है। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। और इसी तरह से जो है हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं जहाँ पे टेम्परेचर इतना लो रहता है कि वहाँ पे भी माइक्रोब्स जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट नॉट स्पॉइल, माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पैस्चराइज। व्हाट इज पैस्चराइजेशन। तो अभी क्या है कि कुछ मिल्क ऐसे होते हैं ना जो पैकेट्स में मिलते हैं मार्केट में, वो जो है ना आप उसे 6-6 महीना यूज़ कर लो, 3-3 महीना उसका उसमें एक्सपायरी होती है कि आप उस इतने टाइम तक उसे यूज़ कर सकते हो। तो अब आप सोच रहे हो कि हम तो अभी जो दूध खाते हैं, जनरली जो गाय भैंस का दूध खाते हैं, वो जो है जो दूध वाला हमें मिल्कमैन दूध दे जाता है, वो दूध एक ही दिन में 2 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा चलते हैं। तो ये दूध पैस्चराइज्ड मिल्क क्या होता है जो इतने दिन तक चलता है, तो उसमें पैस्चराइजेशन प्रोसेस होता है। देखते हैं क्या होता है पैस्चराइजेशन।
तो पैस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो। तो पैस्चराइज्ड मिल्क जो है ना, हम बिना बॉयल के भी, देखा होगा आपने उस पैकेट पे लिखा रहता है, जब भी आप पैस्चराइज्ड मिल्क खरीदोगे ना मार्केट से, पैकेट्स में जो होते हैं उसमें लिखा रहता है कि आप इसे बिना बॉयल के भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। ओके, तो मिल्क को क्या कहता है, 70 डिग्री सेल्सियस पे जो है ना हीट किया जाता है 15 से 30 सेकेंड के लिए, एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। उसके बाद उसे अचानक से ठंडा कर दिया जाता है पूरा, और उसके बाद उसको स्टोर कर लिया जाता है, पैक कर लिया जाता है। तो बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो अचानक से गर्म करके अचानक से ठंडा करने पे क्या हो जाता है कि उसमें जितने भी माइक्रोब्स होते हैं ना उनकी ग्रोथ रुक जाते हैं, उसमें माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं होता है। तो दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, इट इज़ कॉल्ड पास्चराइजेशन। और ये प्रोसेस जो था किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, लुइस पास्चर, एक साइंटिस्ट थे, उसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, और इसी को क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन कहते हैं। ओके, स्टोरेज एंड पैकिंग। अभी है कि हम स्टोरेज और पैकिंग करके भी जो है फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो आज के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत सारे फूड आइटम्स जो है ना वो पैकेट्स में पैक होते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गया, कोई वेजिटेबल्स हो गए, या फिर आपने स्नैक्स देखे होंगे, वो सभी क्या होते हैं ना पैकेट में एयर टाइट कंटेनर में पैक रखते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें एयर नहीं जाएगा कोई, तो वो मॉइस्ट नहीं होगा, वहाँ पे माइक्रोब्स का अटैक नहीं होगा। इस तरह से हम उसकी स्टोरेज एंड पैकिंग के वे में भी हम उसे प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ओके, उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद हमारा क्या है, नाइट्रोजन साइकिल है। ओके, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में तो मैंने थोड़ा सा बताया ही था कि राइजोबियम बैक्टीरिया कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ओके, तो इसके बारे में हम और डिटेल में जो है ना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, हमारा पार्ट 3 वीडियो जो इस चैप्टर का होगा उसमें हम नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे। आज के वीडियो में यहीं तक हम पढ़ेंगे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।